न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, यूक्रेन के चेरनीहिव में रूस लगातार हमले कर रहा है, भारी बमबारी, 33 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन के चेरनीहिव में रूस की भारी बमबारी लगातार जारी है। 33 लोगों की देखी जाने चली गई, 18 लोग वहां पर घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहां पर जारी है। चेरनीहिव के रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी अभी भी जारी है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है, लेकिन आज युद्ध का 9वां दिन। रूस वही देश है जो ये सोच रहा था। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चेरनीहिव में लगातार बमबारी की जा रही है। 33 लोगों की जानें चली गई। बमबारी की तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर, लोगों की जानें जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अभी और कितने लोगों की जानें यूक्रेन गंवाएगा। हालांकि पहले 3 दिनों में ही रूस को यह अंदाजा था कि यूक्रेन पर विजय हम प्राप्त कर लेंगे। यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, यूक्रेन की ताकत का अंदाजा नहीं था रूस को, लेकिन इस हमलों के जरिए डराना चाहता है अब यूक्रेन को रूस। अब लगातार उसकी सेनाएं अटैक कर रही हैं, हमला कर रही हैं, लेकिन क्या इन हमलों से जो युद्ध है उस पर विराम लगेगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं कि पहले आप इस हमले पर विराम आप लगाइए, पहले बमबारी आप बंद करिए, उसके बाद बातचीत हम करेंगे। क्योंकि 2 दौर की बातचीत हो चुकी है टेबल पर, और दोनों बातचीत का दौर बेनतीजा, कुछ भी अंजाम नहीं निकला और कुछ भी हल नहीं निकला। ऐसे में रूस अब ये कह रहा है कि यूरोपीय देश यानी कि पश्चिमी देश अब हमारे पर अब हमला करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोल्ड वॉर का जमाना अब गया, सीधे हमला अब करिए। तो देखिए अब हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमला कर रहा है रूस लगातार यूक्रेन पर। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान आया, कीव से आ रहे भारतीय छात्र को लगी गोली। वीके सिंह ने कहा बीच रास्ते में छात्र को वापस कीव ले जाया गया। वीके सिंह ने कहा ज्यादा से ज्यादा छात्रों की वतन वापसी की कोशिश भी जारी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एक और छात्र को गोली लगी, उसका इलाज अभी जारी है। तो भारतीय भी अपनी जान गंवा रहे हैं, भारतीय भी वहां पर घायल हो रहे हैं, भारतीयों को भी चोटें आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन? रूस। क्योंकि रूस ने जो हमला किया, कई भारतीय वहां पर फंसे हैं। बेशक यूक्रेन और रूस ये कह रहे हो कि हम भारतीयों को चोट नहीं आने देंगे, लेकिन आप देखिए ये तो युद्ध है भाई साहब। यहाँ पर किसी के चेहरे की कोई पहचान नहीं होती। हाथों में तिरंगा बेशक भारतीय लेकर चल रहे हैं, ये भी कहा रक्षा मंत्रालय ने कि आप हाथों में सफेद कलर का कपड़ा आप लेकर चलिए। आप अपने लिए राशन आप बचाइए, अपने लिए पानी आप बचाइए, खाना कम आप खाइए, रक्षा मंत्रालय ने कहा है भारतीयों से। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान, कीव से आ रहे भारतीय छात्र को गोली लगी है, वीके सिंह ने कहा। और ये गोली जो भारतीय छात्र को लगी, क्या ये सिलसिला अभी जारी रहेगा? क्योंकि अभी लगभग हजारों छात्र अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कीव में भी देखा जा रहा है हालात जो तनावपूर्ण हैं, कई लोग अभी बंकरों में छुपकर अपनी जानें बचा रहे हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। त्यागा में रूस ने एक और बम गिराया, थर्मल पावर प्लांट पर बम गिराया गया। लगातार रूस बमबारी कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट पर जो बमबारी की जा रही है, इससे जो अब नुकसान है यूक्रेन को बहुत ज्यादा होगा। थर्मल पावर प्लांट पर जो बम गिरा है, रूस के सैनिक जो लगातार बमबारी कर रहे हैं, इसका नुकसान पूरे अब विश्व को होगा। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो 25% बिजली का उत्पादन इन्हीं थर्मल पावर प्लांटों से होता है। ऐसे में यूक्रेन में अगर अंधेरा छा जाएगा और अन्य देशों को भी नुकसान हो रहा है। सुबह से लगातार अन्य देश भी कह रहे हैं, देखिए आप आज युद्ध का 9वां दिन है और 9वें दिन किस तरह से रूस अब ये दिखा रहे हैं अपनी ताकत। क्योंकि 2 दौर की बातचीत हुई और बातचीत बेनतीजा। उसके बाद रूस ने कहा कि अब हमले और भी तेज आप करिए। शुरुआती 3 दिनों में हमले तेज आपने देखे, बीच में थोड़ी स्थितियां सामान्य हुई, उसके बाद फिर 2 दौर की बातचीत के बाद रूस ने हमले अब तेज कर दिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर रहा है रूस। रिहायशी इलाकों में देखिए बम बरसाए जा रहे हैं। चेरनीहिव की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब इससे यूक्रेन पर क्या दबाव बनेगा? क्योंकि लगातार राष्ट्रपति कह रहा है, अमेरिका भी ये कह रहा है कि ये बमबारी बंद करे जो रूस लगातार कर रहा है। और इस बमबारी में लोगों की जानें जा रही है, यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसीलिए यूरोपीय देश अब ये कह रहे हैं कि रूस जब तक ये लड़ाई बंद नहीं करेगा, तब तक उस पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाए नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से तस्वीरें हैं कीव के अंदर। यूक्रेन की राजधानी कीव की 2 तस्वीरें आप देखेंगे, किस तरह से हमले की पहले वहां पर तस्वीरें थी, हमले को अब बयां ये करती हैं। एक तस्वीर होगी कीव पर हमले से पहले की, एक होगी बात की। और तस्वीरों से अंदाजा आप लगाइए किस तरह से हंसती खेलती लोगों की जिंदगी में रूस ने तूफान मचाया। लोग कीव छोड़कर जा रहे हैं, अन्य शहरों का वो रुख कर रहे हैं। और ऐसे में
रूस की हम बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रूस की जाकर पनाह ले ली। कई लोग ऐसे हैं जो आसपास के देशों में जा रहे। देखिए, दो तस्वीरें, हमले के पहले की ये तस्वीर और बाद की ये तस्वीर। अस्पतालों को निशाना बनाया, पुलिस मुख्यालय को, लोगों के घरों को, और सड़कों पर तो अब मानो मौत अब दौड़ रही हो। हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए, खंडहर बन गए वहां पर घर। गाड़ियां जो कल तक सड़कों पर रफ्तार भरती थी वो अब जलकर खाक हो चुकी हैं। वो घर जिसमें लोग रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो घर अब घर नहीं रहा। वो घर अब जमींदोज हो गया वहां की जमीन में। यूक्रेन की सेना लगातार डटकर मुकाबला कर रही है। रूस ने सोचा तो था एक छोटा सा मुल्क भला कैसे टिकेगा हमारे सामने, लेकिन इस जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन का नुकसान तो हुआ, लेकिन अभी तक ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं। इसीलिए जब भी इतिहास के पन्नों में युद्ध का जिक्र किया जाएगा तो ज़ेलेंस्की का नाम भी उसमें सबसे ऊपर होगा कि एक राष्ट्रपति ऐसा था जिसने डटकर मुकाबला किया, चाहे कैसे भी हालात यूक्रेन के क्यों ना हो। तो दो तस्वीरें, एक तरफ कीव में हमले के पहले की तस्वीर, एक तरफ बाद की तस्वीर। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यह है कि देखिए, रूस ने जब हमला किया उसके बाद कैसे ये सड़कें, क्या इमारतें, क्या अस्पताल, क्या पुलिस मुख्यालय, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट, सब कुछ खंडहर में तब्दील। तो चलिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की माइकोलाइव में स्थानीय लोगों को मिले रूसी सैन्य वाहन। बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, स्थानीय लोगों ने रूसी सैन्य वाहन देखे हैं। कुछ दिन पहले भी एक तस्वीर आई थी जब एक यूक्रेन की महिला ने सिखाया था कि कैसे रूस के टैंक आप चला सकते हैं। यूक्रेन के कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने रूसी सैन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। लोगों में देखिए आक्रोश और गुस्सा कितना है। माइकोलाइव में स्थानीय लोगों को जब रूसी टैंक मिला, रूसी सैन्य वाहन जब मिल रहे हैं, तो लोग उसको किस तरह से आग के हवाले कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। ये जो टैंक, चाहे हम बख्तरबंद गाड़ियों की हम बात करें, जब ये दिख रहा है वहां के लोगों को, तो यूक्रेन के नागरिक इतने ज्यादा गुस्से में आक्रोशित हैं, वो तुरंत आग के हवाले कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। ये गुस्सा इसीलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिनकी सनक अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है यूक्रेन के लोगों पर भी और उनको खुद पर भी, अब थोड़ा सा देखिए विराम लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ, लोगों की जान के साथ अब यूक्रेन में खिलवाड़ हो रहा है। ये तस्वीर है रूसी टैंकों की, ये तस्वीर है रूसी सैन्य वाहन की जो वहां पर कीव में दाखिल हो रहे हैं, जो सड़कों के माध्यम से होकर गुजर रहे हैं। जब उसमें कोई भी तकनीकी खामी आ रही है तो इस तरह से वहीं पर रोक दिया जा रहा है। उसके बाद जब यूक्रेनियों की नजर इन पर जा रही है तो उनके गुस्से का सामना इन बख्तरबंद गाड़ियों को और इस तरह से टैंकों को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों का ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। बेशक रूस कब्जा करना चाहता है यूक्रेन पर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कब्जा बेशक कर लें, लेकिन वहां के विरोध को कैसे झेलेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। अगर वो कब्जा कर लिए, जो वो शासन करना चाहते हैं यूक्रेन पर, तो ऐसे में क्या वहां की आम जनता समर्थन करेगी? क्योंकि कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, कई मां ने अपने बेटों को खो दिया। तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें वहां की विचलित कर दे रही हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए, एक ऐसे लोग जो अपनों को तलाश रहे हैं कि वहां पर उनकी क्या डेड बॉडी मिल जाएगी। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया, क्या वो कभी पुतिन को माफ करेंगे? क्योंकि ये लड़ाई देखिए है केवल यूक्रेन को झुकाने के लिए। कई ऐसी शर्तें, यूरोपीय देशों के साथ नजदीकियां बढ़ना लगातार यूक्रेन का, फिर उधर नाटो देश में शामिल होने की हट, भी आज इस दलदल में धकेला यूक्रेन को कि वहां से निकल पाना दोनों देशों के लिए मुश्किल हो गया है। यूक्रेन के माइकोलाइव में स्थानीय लोगों को मिले रूसी सैन्य वाहन, फिर लोगों ने उसको आग के हवाले कर दिया। देखिए तस्वीरें आप, किस तरह से लोगों का गुस्सा और टैंक, ये बख्तरबंद गाड़ियां जिससे हमला लगातार कर रहा है रूस, अब उन सबको आग के हवाले करने की जिद है अब यूक्रेन के नागरिकों की। अस्पताल जहां पर लोग जाते थे इलाज के लिए, उसको भी नहीं छोड़ा रूस ने। और ये जो गाड़ियां ये हमले के इस्तेमाल के लिए रखी गई थी रूस की तरफ से, 64 किलोमीटर का लंबा काफिला अगर यूक्रेन में दाखिल हुआ है, तो आप सोचिए सैन्य वाहन कितनी अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे हैं।
एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन से जंग पर रूस और अमेरिका का खुला प्रस्ताव, रूस जंग खत्म करे तभी हम प्रतिबंध हटाने वाले हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी प्रतिबंध नहीं हटेंगे। तमाम यूरोपीय देश हैं जो अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और जो प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है उसका समर्थन भी वो करते हुए दिखाई दे रहा है। यूक्रेन से जंग पर रूस अगर जंग खत्म करेगा तभी प्रतिबंध हटेंगे, तो क्या इस प्रस्ताव को रूस अब मानेगा? क्योंकि यूक्रेन से जो जंग जारी है लगातार, ये जंग अभी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कल टेबल पर दूसरे राउंड की बातचीत तो हुई, लेकिन उस बातचीत को जब आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं थी जिससे ऐसा लगे कि हाँ ये युद्ध पर विराम अब लग सकता है। तो चलिए, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जय जय। अमेरिका अगर प्रतिबंध लगा रहा है अनुज जी, और अब ये कह रहा है रूस से कि हम अपने प्रतिबंधों को हटा लेंगे, आप युद्ध को समाप्त आप करिए, और सबसे पहले ये सवाल होगा कि रूस जो ये कह रहा है कि मेरी अब पश्चिमी देशों के साथ सीधे अब लड़ाई है, वो कोल्ड वॉर वाला जमाना अब गया, तो क्या वाकई में पश्चिमी देश अब हमला करेंगे रूस पर? क्योंकि देखिए सवाल अब चल रहा है रूस के भी अंदर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या वजह है ये इस तरह की बातचीत करने की। ये आप एक बात इसको देख, इस बातचीत का टाइमिंग देखें। ये टाइमिंग इस प्रकार से किया गया है कि जब नेगोशिएशंस चल रहे हैं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, तब इस प्रकार के ऑफर्स, काउंटर ऑफर्स इस तरह के आ रहे हैं। उसकी वजह यही होती है कि जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पर जाएं तो एक तो आपके पास कोई दिशा हो नेगोशिएट करने के लिए, और दूसरा आप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों तरफ से ये हो रहा है। अब आपका प्रश्न आपका ये है कि क्या पश्चिमी देशों के साथ युद्ध होगा? मुझे नहीं लगता। अभी तक जो परिस्थितियां हैं, आगे आने वाले समय के लिए कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके हिसाब से मुझे नहीं नजर आ रहा है निकट भविष्य में आमने सामने का युद्ध रूस और दूसरे देशों के बीच में। जहां तक प्रश्न अमेरिका द्वारा रूस को प्रतिबंध हटाने का ऑफर दिया जाने का है, मैंने आपको कल भी शायद आपके चैनल पर यही कहा था कि रूस को बिल्कुल नियर फ्यूचर में और इवन इन दी मिड टर्म इतना ज्यादा इन प्रतिबंधों का असर देखने पर नजर नहीं आएगा। तो प्रतिबंधों का केवल मात्र ऑफर रूस के लिए मेरे हिसाब से बहुत नहीं होगा। रूस को उस ऑफर के अलावा भी और कई चीजें चाहिए। मैं ये मानता हूं कि यदि इस ऑफर को मान करके रूस सीज फायर करके और वार्ता करने का प्रयास करता है तो ये शायद एक छोटी संभावना बनती है, परंतु ये आप मान लें कि जो उद्देश्य लेकर के रूस ने इतना बड़ा कदम उठाया था युद्ध का, वो उद्देश्य पूरे होने तक मुझे नहीं लगता कि रूस किसी प्रकार से रुकने वाला है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर हमला किया। बड़ी खबर, महायुद्ध का नवा दिन है, लेकिन यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर हमला, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, जिसका जिक्र हमने किया था ब्रेक के पहले कि इस पर हमला करने के बाद कई देशों पर इसका प्रभाव अब पड़ेगा। 25% बिजली का उत्पादन यहीं से होता है, और अगर हम बात करें रेडिएशन की तो इस पावर प्लांट के पास कई रेडिएशन मौजूद है, उसका भी असर अब पड़ेगा और कई लोगों की जानें भी जा सकती है, क्योंकि लगातार यहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर फायरिंग अगर नहीं रोकी गई तो एक बड़ा नुकसान होगा यूक्रेन को। लेकिन ऐसे में देखिए पावर प्लांट जिस तरह से हमला किया जा रहा है लगातार, इस सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं, और ये हमला अभी भी जारी है लगातार। अन्य देश अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कहीं से भी जायज नहीं है। एक बड़ा नुकसान जो यूक्रेन को होगा, इसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी देखा गया कि इसका फर्क अब पड़ रहा है, और यूक्रेन में 25% जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो यहीं से पैदा होती है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मीडिया को संबोधित किया, और संबोधन में उन्होंने ये कहा कि रूस जो लगातार हमले कर रहा है और आपातकालीन स्थिति को लेकर उन्होंने बयान जारी किया है। रूस अब हमले अब रोक नहीं रहा है,
न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने वाला पहला देश है रूस। मतलब कि किसी भी हद तक अब जा सकता है यूक्रेन को जीतने के लिए। रूस अब यह दर्शा रहा है, ना तो उसे नागरिकों के जानों की परवाह है, ना तो यूक्रेन के उन तमाम जगहों की जहां से यूक्रेन की रफ्तार पकड़ती रहती, यूक्रेन की रफ्तार चलती। देखिए, आपातकालीन स्थिति को लेकर बयान जारी किया जेलेंस्की ने। ऐसे में यूक्रेन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और अन्य देशों पर भी इसका फर्क पड़ेगा। आप देख सकते हैं बाजारों में भी जिस तरह से उछाल अब देखा जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट जिनसे बात कर रहे हैं, माथुर जी, देखिए हमने ब्रेक के पहले जिक्र किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कहां तक जायज है। अन्य देश अब ये कह रहे हैं कि इस पर हमले आप रोकिए। यूक्रेन में 25% बिजली का उत्पादन इसी पावर प्लांट से होता था और पहला ऐसा देश है रूस जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया। क्या प्रभाव पड़ेगा अनुज? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास में ले जाऊंगा। 1986 में इसी यूक्रेन में जब ये यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, चेर्नोबिल में एक एक्सीडेंट हुआ था। और उस चेर्नोबिल में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के डिजास्ट्रस इफेक्ट्स आप आज भी देख पा रहे हैं वहां पर। आज भी आप ये देखें कि किसी भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट पर या किसी भी इस प्रकार के खतरनाक जगह जहां रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर एक्सीडेंट होने से उसके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है। हम लोग पावर 25% दे रहा है। पावर एक चीज है, पावर का जो नुकसान है उसके ऑल्टरनेट मीन्स आपके पास हो सकते हैं, लेकिन जो उसका न्यूक्लियर फॉलआउट है, जो उसका रेडियो एक्टिव फॉलआउट है, उसका जो नुकसान है वो सालों चलेगा, सालों दशकों आज तक चल रहा है। 1986 से आप देख लें 35-40 साल हो चुके हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि कोई भी देश जाने और अनजाने में भी अगर किसी न्यूक्लियर एसेट पे, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करता है, उससे ज्यादा अमानवीय कोई कृत्य नहीं हो सकता। और यदि इन खबरों में सच्चाई है, क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं कि अधिकतर खबरें जो आती हैं उनमें से 70% से ज्यादा खबरें जो हैं वो इंफॉर्मेशन या वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर, जो मैं बता रहा था आपको कल 3 प्रकार के वॉरफेयर, उन वॉरफेयर का हिस्सा होती है। अगर ये सच है तो ये बहुत गलत बात है। और हमला यदि उसके बाहर ही हो रहा है और उसका असर पावर प्लांट पे नहीं पहुंचा है, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं यदि वहां पर भीषण लड़ाई चल रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं होने की संभावना है। और अगर उस प्लांट को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है और रेडियो एक्टिव फॉलआउट के चंगुल में हम फंसते हैं, तो ना केवल यूक्रेन बल्कि बहुत बड़ा हिस्सा उसके आसपास का इलाका, शायद थोड़ा असर रूस में, बेलारूस में भी, ये आप देखें बहुत खतरनाक और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। चलिए जी माथुर जी, कई एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि रूस तो ये जंग 3 दिन में ही जीत जाता, लेकिन शुरुआती 3 दिनों में 2 दिनों में रूस के सैनिक कार्रवाई बहुत तेजी से कर रहे थे, फिर बीच में उनका रवैया थोड़ा ढीला हो गया, फिर जब बातचीत का दौर शुरू हुआ वो बेनतीजा रही, फिर उन्होंने हमले तेज कर दिए। क्या ये वजह नहीं तो जंग कब की समाप्त हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता हूं। और मैंने पिछले जब से मैं इस मामले में बातचीत कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, आप मुझे कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट ये मेरे को बताए कि कैसे किसी इतने बड़े देश को आप 3 दिन में या 4 दिन में जीत सकते हैं। असंभव है। तो ये तो लड़ाई लंबी चलनी ही थी। मैं आपका ध्यान ले जाता हूं फिर से, कल मैंने बताया था, फिर से आपका मैं ध्यान ले जाता हूं कि जिस ब्लिट्सक्रीग का उदाहरण दे करके और उस ब्लिट्सक्रीग शब्द को ये डिफेंस एक्सपर्ट इस्तेमाल कर करके बता रहे हैं कि ब्लिट्सक्रीग कर दिया। वो ब्लिट्सक्रीग हिटलर ने पोलैंड में किया था। पोलैंड का साइज देखें, यूक्रेन का साइज देखें, और उस ब्लिट्सक्रीग में जो पोलैंड में हुआ था उसमें भी हिटलर को पोलैंड को आधा जीतने में, आधा पोलैंड सोवियत रूस ने जीत लिया था, आधा पोलैंड जीतने में उसको 36 दिन लगे थे। इसी प्रकार से जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था 2003 में, उस समय अमेरिका के पास 40 गुना ज्यादा बड़ी फौजें, 100 गुना ज्यादा बजट, और उसके बावजूद उसको बगदाद तक पहुंचने में 21 दिन लगे थे। तो आप ये मान के चलें कि ये जो बात हम कह रहे थे कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, वो उनका जो मानना था वो ये था कि शायद 2-3 दिन में इस युद्ध की विभीषिका देख करके ज़ेलेंस्की डर जाएं और वो स्टेप डाउन कर जाएं और उनकी शर्तों को मान लें।
वही एक तरीका हो सकता था 2 दिन में युद्ध खत्म करने का। 2-3 दिन लेकिन में माथुर युद्ध जी, रूस लड़के तो तैयार नहीं था क्या? रूस को ये अंदाजा था कि हाँ, ये लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल इस बात को मान के चले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को कि जो पुतिन है वो बहुत नॉलेजेबल, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट। मैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा हूं, लेकिन वो सब जानता है। उन्होंने पूरा डिटेल्ड एप्रिसिएशन किया हुआ है कि कैसे क्या होगा, कितना करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, कितना करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, हमला करने पर मेरे पर क्या सैंक्शंस आएंगे। और वो तमाम बातें पुतिन को मालूम थी और उन सबको तोल मोल करके उसने हमला किया है। तो उसको मालूम था कि मैं ऐसा करूंगा तो 2-3 दिन में शायद उसकी विल टूट जाए, वो निकल के भाग जाए और वो हो जाए। तो वो तमाम फेजेस जो हैं लड़ाई के, उन पर प्लानिंग करके रखी हुई थी पुतिन ने। और पुतिन को भी मालूम है कि इसमें समय लगेगा और वो अपने मेरे हिसाब से समय के हिसाब चलते चले जा रहे हैं। और आप देखिएगा, अगर इसका नतीजा युद्ध के माध्यम से ही निकलना है तो आप मान लें कि कम से कम हफ्ता 10 दिन और ये युद्ध चलेगा, जब तक वो आप फिजिकली जाकर के उनके राजधानी पर और बड़े शहरों पर कब्जा नहीं कर लेंगे। ये आप चलिए ठीक है अनुज जी, आपके पास लौट कर आऊंगा। मैप के जरिए दर्शकों को ये अब दिखाते हैं कि कहां कहां पर हमले किए जा रहे हैं, कैसे हमले कर रहा है लगातार रूस, और यूक्रेन में कौन से ऐसे शहर हैं जो तबाह हो चुके हैं। देखिए आप, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया जापोरिजिया में, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, और ऐसे में 25% इसी प्लांट से बिजली का उत्पादन होता था यूक्रेन में। और तो और जो रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, इसका भी बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होगा आने वाले समय में। जिस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं, रेडिएशन जिसका भारी नुकसान होगा। और ऐसे में इसीलिए अन्य देश अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला ये कहीं से भी जायज नहीं है।